म्यूज़िक और सिंगिंग से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और दबाएं बेल आइकन ताकि आपको सारे वीडियोस के अपडेट्स मिल पाएं सबसे पहले। थैंक यू। हेलो रॉक स्टार्स, नमस्ते। मैं हूं आपका दोस्त वोकल कोच, सिंगर सॉन्ग राइटर रैनित सिंह। आप सभी का स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है सिंग अलोंग विद रैनित। Sing Along, E-Academy for Singers. Learn from your home. तो दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप सब लोग सीख रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हर दिन आप बेहतर होते जा रहे हैं अपने पिछले दिन से। तो उसी उम्मीद के साथ आज का ये दिन, आज का इस एपिसोड को हम शुरू करते हैं। आज के एपिसोड में मैंने एक क्वेरी ली है जो मुझसे पूछी गई है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछी है। हालांकि ये सवाल मुझसे शायद तब पूछा गया था जब मेरे अराउंड कुछ हज़ार सब्सक्राइबर हुआ करते थे, पर तब शायद मैंने उसका आंसर नहीं दिया था क्योंकि मैं चाहता था ज़्यादा लोग जब हों तो मैं सबका डाउट एक साथ क्लियर करूं। तो ये सवाल था कि मैं प्रैक्टिस तो करता हूं, लेकिन मैं प्रैक्टिस किस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर करूं। अब बहुत से लोग हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कोई पूछता है कि गिटार पे करना अच्छा रहता है, कोई पूछता है हारमोनियम ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है रियाज़ करने के लिए, या कोई पूछता है कि पियानो ज़्यादा अच्छा इंस्ट्रूमेंट है प्रैक्टिस करने के लिए। तो सबकी अपनी अपनी परेशानियां हैं, सबके अपने अपने सवाल हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि क्योंकि मैं तीनों इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हूं, तीनों इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस करता हूं, तो मुझे थोड़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ की कि क्या चीज़ आपको कैसे हेल्प कर सकती है। ओके, तो पहली चीज़ कि हम साइड बाय साइड चलते हैं कि गिटार या फिर हारमोनियम, इन दोनों में से रियाज़ करने के लिए क्या बेहतर है। अब यहाँ पर एक और बात है, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ वेस्टर्न गाते हो, अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस के हिसाब से ही सिंगिंग कर रहे हो, तो आप गिटार पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हालांकि गिटार पे प्रैक्टिस मैं पर्सनली नहीं सजेस्ट करता हूँ। आई थिंक गिटार पे आपका ध्यान जो है वो बहुत बट जाता है, क्योंकि आपको कॉर्ड भी चेंज करने हैं, आपको स्ट्रमिंग भी करना है साथ साथ। तो उस केस में आपका ध्यान ज़्यादा भटक जाता है। तो अगर आप गले की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप वॉइस के ऊपर वर्क करना चाहते हैं, तो गिटार जो है वो सेकेंडरी होना चाहिए। यानी कि आप गिटार भी प्ले करो, गिटार के साथ भी रियाज़ करो, बट देन खाली गिटार के ऊपर रियाज़ अगर आप करोगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आई नो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गिटार प्ले करते हैं, जिन्होंने गिटार पहले सीखा है, नाउ दे आर ट्राइंग टू लर्न वोकल्स। तो उनको ये बात स्पेशली पता होगी कि जितना अच्छा वो गिटार बजाते हैं उतना अच्छा वो गा नहीं पाते हैं। तो रीज़न यही है कि आपने गिटार जब बजाया था तो आप गिटार पे ही फोकस करते थे, आप अपनी सिंगिंग पे नहीं ध्यान देते थे। और यही रीज़न है कि गिटार पे अगर आप प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग से, तो चांसेस हैं कि आप अपने गिटार को इम्प्रूव करते रह जाओगे, आपकी वॉइस वहीं की वहीं रह जाएगी। ठीक है, तो दिस द फर्स्ट रीज़न वाई आई से कि गिटार या हारमोनियम या कीबोर्ड, इन तीनों में आप गिटार को एक सेकंड श्रेणी में रखें। आप इन दोनों के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट करें। अच्छा, और भी ऑप्शन है, जैसे कि कोई पूछेगा तानपुरा पे रियाज़ करूं, हारमोनियम पे रियाज़ करूं या कीबोर्ड पे रियाज़ करूं। अब ये तीन चीज़ें अलग अलग हैं। अब इन तीनों पे और कन्फ्यूजन है लोगों को। ठीक है, मैं एक बार स्टेप बाय स्टेप आपको बता देता हूँ कि तानपुरा जो है, तानपुरा को अगर आप सोच रहे हो कि तानपुरा में डे 1 प्रैक्टिस करने बैठा हूँ और तानपुरा पे ही प्रैक्टिस कर लूँगा तो हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबके साथ नहीं। अब अगेन एक्सेप्शन हर जगह है। कोई ऐसा भी है दुनिया में जो हारमोनियम, जो तानपुरे को पहली बार सुनती है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने लग जाएगा। हो सकता है उसके सुर लगने लग जाएं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है कि अगर आप तानपुरा पे गाओगे तो आपको खासा मुश्किल आएगी। तो रीज़न यही है कि आप अभी आपका वोकल कॉर्ड उतना ट्यून नहीं है कि आप तानपुरा पे सीधा रियाज़ करने लग जाओ। तो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि आप पहले हारमोनियम पे रियाज़ करो। ठीक है, अब एक चीज़ और है, हारमोनियम और कीबोर्ड, ये दोनों जो है ये कीज़ बेस्ड इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, कीज़ के ऊपर बेस्ड है। अब यहाँ पर शॉर्ट कमिंग क्या है, देखिए, मैं आपको दोनों का प्लस और माइनस बताता हूँ। आप खुद अपने आप सेलेक्ट कर लोगे कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके लिए सही है। हारमोनियम का प्लस पॉइंट ये है कि उसको कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, वो बिना बिजली के चलेगा। ठीक है, आप उसे कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई पावर सोर्स होना चाहिए। हालांकि उसका एक ड्रॉबैक है कि वो बहुत भारी होता है, आप उसको लेके नहीं घूम सकते हर जगह। तो दूसरा जो इसका ड्रॉबैक है हारमोनियम का, अब मैं बात करूँगा, जैसे पहला मैंने कीबोर्ड का बताया कि उसे पावर चाहिए, हारमोनियम को पावर नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि हारमोनियम की जो ट्यूनिंग है वो चेंज होती रहती है।
अगर आपका वेदर क्लाइमेट चेंज हुआ है तो हो सकता है उसका प्रभाव आपके हारमोनियम पे पड़े, क्योंकि वो मेटल और वुड का बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है और दोनों ही चीज़ें मौसम के बदलने पे चेंज होता है उनका आकार। कई बार जो वुड है वो फूल जाता है बरसात के मौसम में, और जो मेटल जो होता है वो कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है यानी कि कभी श्रिंक होता है, तो और कभी एक्सपैंड होता है यानी कि फैल जाता है, जिसकी वजह से उसकी ट्यूनिंग चेंज होती रहती है। तो स्पेशली जो लोग हारमोनियम पे रियाज़ करते हैं उन्हें हमेशा ये चीज़ चेक करते रहना चाहिए, कुछ महीने 2 महीने में ये चीज़ चेक करती रहनी चाहिए कि वो ट्यूनिंग ना चेंज हो गई हो। और बेस्ट चीज़ है कि आप 440 की ट्यूनिंग पे हारमोनियम को ट्यून रखें, सो दैट आप वही रिज़ल्ट क्रिएट कर पाएँ जो एक कीबोर्ड प्ले करने वाला इंसान क्रिएट करता है। क्योंकि कीबोर्ड का जो प्लस पॉइंट है वो है कि 440 की ट्यूनिंग वो हमेशा फिक्स रहती है। अच्छा, बहुत से लोग पूछेंगे 440 की ट्यूनिंग क्यों चाहिए? तो रीज़न ये है कि 440 की ट्यूनिंग जो है वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, वो स्टैंडर्ड हो चुकी है इस वक्त आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएंगे तो आपको जो म्यूज़िक का जो एक फॉर्मेट होगा, जो म्यूज़िक का जो लैंग्वेज होगा, वो सब जो है वो 440 के आधार पे ही बना होगा। यानी कि ट्यूनिंग ऑफ जो उसमें सुर होंगे वो 440 के हर्ट्ज़ के ही फ्रीक्वेंसी के हिसाब से बने हुए होंगे। ठीक है, तो आपको पूरा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो 440 ट्यूनिंग में अगर होगा तो दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी उसे टैली करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर आपका कीबोर्ड जो 440 पे ट्यून्ड है और उसी 440 की ट्यूनिंग पे दूसरा कोई इंस्ट्रूमेंट भी ट्यून्ड है, तो उनको आपस में साथ में प्ले होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो साथ में बजाए जा पाएंगे और उनमें कोई क्लैश नहीं होगा। वहीं अगर मैं 440 के किसी इंस्ट्रूमेंट के साथ हारमोनियम को प्ले करूं जो कि ट्यून नहीं है प्रॉपरली 440 में, तो वहाँ पर दिक्कत आएगी, कोई एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेसुरा सुनाई देगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड देखा जाए तो 440 का ट्यूनिंग ही आजकल एक्सेप्टेड है। तो अगर आप हारमोनियम पे रियाज़ करना चाहते हो तो 440 की ट्यूनिंग ज़रूर करवाना। ज़रूरी नहीं है हर हारमोनियम पे 440 की ट्यूनिंग पहले से आपको मिले, तो अगर वो नहीं भी मिल रही है तो आप जहाँ से भी इंस्ट्रूमेंट खरीद रहे हो उनको ये बात बोल सकते हो कि मुझे 440 ट्यूनिंग का हारमोनियम चाहिए। आप चेक भी कर सकते हो, अपने फ़ोन में ऐप डाउनलोड करो ट्यूनर की और चेक करो एक एक की बजा के कि अगर मैं सी शार्प का की बजा रहा हूँ तो वो सी शार्प भी शो कर रहा है ना, और वो एकदम पिच परफेक्ट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उनको बोलो कि ये ठीक करके मुझे दो। ऑलराइट, तो ये है अगर आप हारमोनियम पे प्रैक्टिस करना चाहते हो। अब एक और चीज़ है, कीबोर्ड पे क्यों प्रैक्टिस करें। कीबोर्ड का प्लस पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, वो हम उसका कभी ट्यूनिंग चेंज नहीं होता है, वो फिक्स रहता है, 440 ट्यूनिंग रहता है। प्लस आपको डिफरेंट साउंड मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे कि एक नॉर्मल पियानो का साउंड है और आप इसमें डुअल लगा के यानी कि एक एक्स्ट्रा ऑप्शन स्ट्रिंग्स ऐड करके आप ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो जो कि लास्ट करेगा, बहुत देर तक ये चीज़ बजती रहेगी। इसके ऊपर गाने में आसानी है, सा अगर आपको लंबा सा लगाना है तो इसमें ये चीज़ आसानी है। प्लस आपका सारा काम एक हाथ से हो रहा है, वहाँ आपको हारमोनियम को बजाते रहना पड़ेगा। तो जब आप बजा रहे हो तो हो सकता है आपके सुर इस हाथ के चक्कर में जो हवा दे रहा है वो हिले। तो इनिशियली ये चीज़ होती है, लेकिन अगर आप हारमोनियम पे थोड़ा लंबा टाइम तक प्रैक्टिस करोगे तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो वो इतना दिक्कत नहीं करेगा आपको कि जो मैं बोल रहा हूँ कि उल्टे हाथ से अगर आप हवा दे रहे हो तो आपके सुर हिल जाएंगे। वो थोड़े टाइम में आप अपने आप कंट्रोल करना सीख जाओगे। तो अगेन मैं बोलूँगा पियानो कीबोर्ड या फिर हारमोनियम, ये आपकी अपनी चॉइस है। दोनों ही इंस्ट्रूमेंट का प्लस और माइनस है। हारमोनियम का ऑल्दो साउंड जो हारमोनियम होता है, क्योंकि वो एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तो उसका जो साउंड है वो आपकी आवाज़ से काफ़ी क्लोज होता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ भी हवा से ही साउंड क्रिएट हो रहा है और हमारे गले में भी हवा से ही साउंड क्रिएट हो रहा है, तो जिसकी वजह से उनकी आवाज़ काफ़ी मिलती है। ठीक है, लेकिन अगेन आप ये मत सोचो कि अगर ऐसा हो रहा है तो हारमोनियम ही एक लौता ऑप्शन है। नहीं, इट्स टोटली अपॉन योर चॉइस। आपको क्या ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपको किस में प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्योंकि अल्टीमेटली प्रैक्टिस का मतलब है कि आपका इंटरेस्ट बना रहना चाहिए, और इंटरेस्ट आपका जिस चीज़ पे भी बन रहा है आप वो चीज़ करो। अगर आपके पास हारमोनियम पहले से है तो आप हारमोनियम पे स्टार्ट करो। अगर आपके पास पियानो पहले से है तो आप पियानो पे स्टार्ट करो। अगर आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है तो फ़ोन पे पियानो डाउनलोड करो और उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तानपुरा एक सेकेंडरी चीज़ है। तानपुरा आप जब अपने कीज़ पे कंट्रोल कर लोगे, यानी कि आप हर स्वर लगा पाओगे, सा रे गा
मा, जब आप सारे सुर लगाने लग जाओगे उसके बाद आप तानपुरा पे प्रैक्टिस करो। और तानपुरा आप बैकग्राउंड पे चलने दो, आप साथ साथ बजा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू। तो ये कन्फ्यूजन जो लोगों को होता है कि तानपुरे पे करूँ, हारमोनियम पे करूँ और कीबोर्ड पे करूँ, किस पे करूँ प्रैक्टिस, तो मैंने बता दिया है। तानपुरा एक सेकेंडरी ऑप्शन है। जब आप हारमोनियम कीबोर्ड पे बजा के गाने लग जाओगे, सुन के समझने लग जाओगे, स्वर आपकी ईयर ट्रेनिंग हो जाएगी प्रॉपरली, ठीक है, आप बेसुरे नहीं होगे, तब आप तानपुरा बजा के प्रैक्टिस करने लग जाओ। यानी कि तानपुरा आप अकेले तानपुरे पे मत प्रैक्टिस करो स्टार्टिंग में, बाद में आप अकेले तानपुरे पे भी कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है। और हारमोनियम पे आप सा पा सा लगा के भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आप तानपुरा वाला इफेक्ट चाहते हो तो। सेम चीज़ है, कीबोर्ड पे भी आप सा पा सा दबा के प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, कुछ अलग नहीं होने वाला, ठीक है। प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट मैंने दोनों इंस्ट्रूमेंट के बता दिए हैं। और पर्सनली मैं ऐसा कुछ इस तरफ नहीं ध्यान रखता कि मैं कौन से इंस्ट्रूमेंट पे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिस का मतलब है आप अपने वॉइस पे ध्यान दो और वो जो ट्यून बज रही है उसको मैच कराओ, ठीक है। ज़्यादा दिमाग इन चीज़ों में मत लगाओ कि मैं अगर मेरे पास कीबोर्ड है और मैं हारमोनियम पे ही प्रैक्टिस करना चाहता हूँ तो पहले हारमोनियम ख़रीदने जाऊँगा तब रियाज़ करूँगा, ऐसा नहीं है। आपके पास जो है जितना भी है उसी से स्टार्ट करो एंड कोशिश करो, इन सवालों में मत गिरो, क्योंकि ये बहुत परेशान करने वाली चीज़ है कि हारमोनियम पे करूँ तो ज़्यादा अच्छा आएगा। देखिए, जिसके पास हारमोनियम है वो बोलेगा हारमोनियम पे प्रैक्टिस करने से रिज़ल्ट अच्छा आता है, जिसके पास कीबोर्ड है वो बोलेगा नहीं कीबोर्ड पे रिज़ल्ट अच्छा आता है। तो आप इन सब चीज़ों में मत पड़ो, आपके पास जो है, जो आपका बजट है, अगर आपके पास कम पैसे हैं, आप चाहते हो कि पहले मैं स्टार्ट करूँ कम पैसों में, तो आप हारमोनियम लो। आप सेकेंड हैंड हारमोनियम से भी स्टार्ट कर सकते हो, इट डजंट मीन कि आपको नया ही लेना पड़ेगा, बस आपको ट्यूनिंग 440 करानी पड़ेगी। ट्यूनिंग कराने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता, 200-250-300 रुपये में ट्यूनिंग हो जाती है हारमोनियम की। 440 ट्यूनिंग करवानी है, हारमोनियम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑलरेडी एक कीबोर्ड है तो कीबोर्ड पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आई होप आपको इस लेक्चर में ये आपको जो डाउट है कि किस इंस्ट्रूमेंट पे मैं प्रैक्टिस करूँ वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं हुआ होगा तो कमेंट ज़रूर करना, और बाकी लोग जो देख रहे हैं उन कमेंट्स का रिप्लाई आप खुद भी कर सकते हो, आप साथ दे सकते हो इस चीज़ में, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये आप सभी के लिए है, आप सभी रॉक स्टार्स के लिए है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इतने लंबे टाइम से, एंड आई होप आगे भी जुड़े रहेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता था, क्योंकि ये सवाल रह रह के बार बार आया जा रहा था, एंड आई थॉट कि ये बहुत छोटा सवाल है लेकिन ये अब अभी तक आ रहा है तो मुझे इसका रिप्लाई अब देना ही चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पर एक वीडियो बना दिया है। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, जो लोग नए हो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन ज़रूर दबाना, और फ्यूचर नोटिफिकेशन सभी आपके पास आएंगे। और इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।